हम जज्बात के रो में आकर बहक गए। बात हमारी सोशल लाइफ की हो रही थी। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। सोशल लाइफ मेरी और वीरा की तबाह हुई है। सुल्तान शाह ने एहतजाज किया, तुम गजाला के साथ मगन रहते हो, दिल घबराता है तो गपशप करने के लिए सलमा और जहांगीर की तरफ जाते हो। हम दोनों के लिए उकताहट, तन्हाई और बेजारी के सिवा क्या है? जहांगीर बेचारा। इसका जिक्र आते ही मेरे जहन में नदामत की एक लहर सी छा गई। उसने मेरी दोस्ती की सबसे भारी कीमत अदा की है। उसका अकलौता बेटा शीर ख्वारी के जमाने से ही ननिहाल में पल रहा है। अगर वो अपने माँ बाप के साथ होता तो आज इन दोनों की जिंदगी की डगर बहुत मुख्तलिफ होती। इस बार तो मुझे उनसे मिले हुए काफी दिन गुजर गए। चाहे सलमा भी लाहौर से वापस आ चुकी होगी, वो तुम्हारा मुखलिस दोस्त है, तुम्हें कभी कभी उससे मिल लेना चाहिए। अव्वल खान ने मुझे तलकीन की, फिर वो सुल्तान शाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम दोनों को ठंडे दिल से गजाला की तजवीज़ पर गौर करना चाहिए। तुम्हारी तन्हाई और बेजारी का सिर्फ एक ही इलाज है। सुल्तान शाह का मुंह बन गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दानिस्ता इसे छेड़ा। अव्वल खान का इशारा तुम्हारी और वीरा की शादी की तरफ है। मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। उसने अपने नथने फुलाते हुए जवाब दिया, शादी तो बहुत दूर की बात है। मेरा ख्याल है कि वीरा किसी शरीफ आदमी की दोस्ती के काबिल भी नहीं है, बस गले पड़ गई है, इसलिए दूसरों की तरह मैं भी उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। और अगर वो भी तुम्हारे बारे में यही ख्यालात रखती हो तो? अव्वल खान ने इस्तज़ाइया अंदाज में पूछा। क्या? सुल्तान शाह यकायक भड़क गया। वो क्या कहती है मेरे बारे में? इस असना में अव्वल खान मुझे आंख मार चुका था। मैंने झट बात संभालते हुए कहा, इसका ख्याल है कि तुमसे शादी करने से बेहतर है कि किसी शीर ख्वार बच्चे को गोद ले लिया जाए। उसकी ट्याऊं ट्याऊं फीडर का निप्पल देते ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बक बक को रोकना इंसान के बस से बाहर है। वो तैश में आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करती है। मेरे साथ तखलिया होता है तो डोरे डालने की कोशिशें करती है और पीठ पीछे ऑल फॉल बकने लगती है। अब मैं उसे अच्छी तरह देख लूंगा। गुस्से की बजाय प्यार की नजर से देखोगे तो तुम दोनों की तन्हाई का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मैं तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था। मेरी बातों को अपने दिल पर न ले बैठना। वीरा तुमसे बहुत लगाव रखती है, वैसी वैसी बातें नहीं करती। मैंने जल्दी से वजाहत पेश कर दी। सुल्तान शाह शिकायती नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसा मजाक करोगे। मैं वीरा से कौन सा खुश रहता हूँ? ऐसी कड़वी कसीली बातें मुझे उससे हमेशा के लिए मुतनफ़िर कर सकती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें यह बताने में देर नहीं लगाई कि मैं मजाक कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, गलती मुझसे भी हुई है। अव्वल खान ने फराख दिली से एतराफ़ किया। वीरा और सुल्तान शाह का मामला नाजुक है, इनके बारे में हमें मोहतात रहना चाहिए। ऐसा मजाक किसी से मंसूब नहीं करना चाहिए जो दूसरे फरीक की दिल आज़ारी का सबब बने। बुरी बातें दिलों पर फौरी असर डालती हैं। मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए। इन दोनों के बेहतरीन मुस्तकबिल की उम्मीद में मैं गैर जिम्मेदाराना मजाक से ताइब होता हूँ। बिला वजह बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। सुल्तान शाह ने खुश्क लहजे में कहा, वीरा खुद को बदलेगी ना मैं बदल सकता हूँ। रेल की ये दोनों पटड़ियाँ कितनी ही दूर निकल जाएं, एक दूसरे से नहीं मिल सकती। इस बारे में ज्यादा सोचकर तुम बिला वजह अपने जहन को थका रहे हो। यह मेरा। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक फोन की घंटी बज उठी थी। जलाल की आवाज खासी पुरजोश थी। बुद्धूलाल चोपड़ा बहुत मोहतात और दूरबीन आदमी है, शायद अपने काम फोन से चलाता है। मैंने पूरे साल का रिकॉर्ड देख डाला लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। कराची के गैर मामूली हादसात में आज से 4 महीने पहले उसका नाम मौजूद है। राजा नामी एक बदमाश की गाड़ी से 12 साला हिंदू लड़की कुचल कर मर गई थी, मगर बात पुलिस के रोजनामचे से आगे नहीं बढ़ी। चोपड़ा बर वक्त थाने पहुंच गया। उसकी मुदाखलत पर लड़की के वरासा तावान की रकम देने पर आमादा हो गए और राजा पुलिस केस से बच गया। कमाल है। मैंने खुले दिल से उसकी तारीफ की। तुमने बहुत बारीकी से छानबीन की है। बस मुझे अचानक ख्याल आ गया, मेरे कंप्यूटर पर पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे में रूनमा होने वाले गैर मामूली वाकयात की तारीख वार तफसील मौजूद है। यह वाकया इस एतबार से गैर मामूली था कि चोपड़ा के पहुंचने से पहले मुश्तइल हिंदुओं की बड़ी तादाद थाने पर जमा हो गई थी। वो लोग थाने को आग लगाकर राजा को मार डालने पर तुले हुए थे। चोपड़ा की मुदाखलत पर सब कुछ हैरतनाक तेजी से काबू में आता चला गया। कराची की हिंदू बरादरी में इसका असर और सूख हैरान कुन है। राजा ही हमारा मतलूब आदमी हो सकता है, मैंने पूरी यकीन लहजा में कहा। वो अपने सारे काम फोन के जरिए चलाता है, इसलिए तुम्हारे किसी आदमी की नजर में नहीं आ सका। राजा को गजबनाक हिंदुओं से बचाने के लिए एक मरतबा उसे राजा से मिलना पड़ा और तुम्हारे कंप्यूटर ने वो वाकया उगल दिया। बंबई बाजार में जिन मुसल्ला लोगों ने जोशी की इमारत को घेरे में लिया हुआ था वो राजा के आदमी होंगे। ये नाम मुझे कुछ मानूस सा लग रहा है। काश मेरी यह मेहनत तुम्हारे काम आ सके।
मुझे नतीजे से जरूर बाखबर करना। जलाल की आवाज में उसकी दिली आरजू झलक रही थी। तुम बेफिक्र रहो, आने वाला दिन हम सब के लिए कोई ना कोई खुशखबरी लेकर तलू होगा। फोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया। इन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि जलाल ने अपने कंप्यूटर की याददाश्त खंगाल कर एक नाम दरियाफ्त कर लिया था। मैं उजलत और खुशी में जलाल से यह पूछना भूल गया कि राजा की गिरफ्तारी किस थाने में हुई थी। मैं चाहता तो मुख्तसर सी कॉल करके इससे यह बात मालूम कर सकता था, मगर अव्वल खान ने मुझे रोक दिया। वो अपनी नौइयत का अनोखा और मुनफरिद वाक़या था। ऐसे वाक़यात रोज रोज पेश नहीं आते। अव्वल खान का अंदाजा था कि शहर के आला पुलिस अफसरान इस वाक़े को देर तक नहीं भुला सकेंगे। इनसे थाने का सुराग मिलते ही राजा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता। मतलूबा हदफ के हसूल के लिए फील्ड वर्क अव्वल खान के आदमियों को करना था, मगर पुलिस अफसरान की मदद हासिल करने के लिए अव्वल खान खुद पेशकदमी करना चाहता था। वो रवायात प्रस्त और प्रोटोकॉल का सख्त हामी था। अपने किसी मातहत को इस काम पर लगाकर वो पुलिस अफसरान को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहता था कि एसटीएफ का स्टेशन कमांडर बददिमाग होकर खुद को इनसे बरतर समझने लगा है। जलाल से होने वाली मेरी गुफ्तगू सुनकर अव्वल खान को अफसोस था कि शहर में रूनमा होने वाला वो अहम वाक़या उसे याद नहीं था। बज़ाहिर वो बेपरवाही के नतीजे में पेश आने वाला एक मोहलिक हादसा था, मगर इससे पैदा होने वाली फिरका वाराना पेचीदगी ने उसे अहम बना दिया था। उससे भी अहम तर बात यह थी कि हादसे के जिम्मेदार के चिथड़े उड़ा देने पर तुला हुआ मुश्तिल हिंदुओं का बिपरा हुआ हजूम चोपड़ा की मुदाखलत के बाद यकयक काबू में आ गया था। वो मालूमात हासिल करके जल्द ही लौटने का वादा करके हमसे रुखसत हो गया। कुछ वक्त मिल गया है तो क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लें। चंद मिनट की खामोशी के बाद सुल्तान शाह ने बोझल आवाज में तजवीज़ पेश की। मशवरा साहिब है, तुम अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। मैंने उसकी राय से इत्तिफाक करते हुए कहा। और तुम क्या करोगे? उसने इस्तबा अमेज लहजे में पूछा। मैं यहीं लेट कर सिगरेटें फूंकता रहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद का पता नहीं है। बिस्तर पर लेटा तो करवटें बदल बदल कर गजाला की नींद भी खराब कर दूंगा। तुम मेरी परवाह ना करो और कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाकर कमर सीधी कर लो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर क्या करूंगा? मैं यहीं बैठकर तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने उसे भेजने के लिए इसरार नहीं किया। अव्वल खान जिन तेवरों के साथ हमसे रुखसत हुआ था, उनसे जाहिर हो रहा था कि वो अपना काम पूरा करते ही वापस लौट आएगा। मेरा अंदाजा था कि उसे स्टेशन 4 की तरफ जाने की जरूरत है, पेश नहीं आएगी। वो किसी भी करीबी थाने में पहुंचकर मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता था। मेरे इस हिसाब के मुताबिक उसकी वापसी में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। रात का खासा हिस्सा बाकी था। अगर उसे कामयाबी हासिल हो जाती तो हम सूरज तलू होने से पहले राजा तक रसाई हासिल कर सकते थे। अव्वल खान यहां से जाए बगैर भी अपना काम कर सकता था। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने ज़कूत तोड़ा। शायद तुम्हारा मतलब है कि वो फोन इस्तेमाल कर सकता था। मैंने मुस्तफसिराना नजरों से उसकी तरफ देखा। जाहिर है उसने इकरार किया। यह सहूलत ऐसी ही इमरजेंसी में काम आती है। दिन की और बात होती है, रात के 3 बजे फोन की घंटियां बजाकर किसी को जगाना और फिर सवालात करना मायूब लगता है। नींद तो दरवाजे पर दस्तक देने से भी खराब होगी। वो बहस बराए बहस पर तुला हुआ था। शायद इस तरह वक्त गुजारने और नींद की रोज से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी बात दरमियान से काट दी। फोन पर सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे मुखातिब के मूड का कोई अंदाजा नहीं होता। रूबरू मुलाकात की कोई अहमियत ना होती तो फोन, फैक्स, ईमेल के आ जाने के बाद सारी एयरलाइंस का बिजनेस से चौपट हो गया होता। सारे काम घर या दफ्तर में बैठे बैठे हो जाते। थानों में तैनात अफसरान और अमले को ड्यूटी पर सोने की इजाजत नहीं होती। वो किसी के घर जाने के बजाय करीबी थाने का रुख करता तो ज्यादा बेहतर होता। वो एसटीएफ का मकामी सरबराह है और इतनी अकल रखता है, वो किसी थाने की तरफ ही गया होगा। फिर ठीक है। मेरे जवाब से सुल्तान शाह कुछ मुतमईन सा होकर बोला, इसका खुद जाना ही बेहतर था। हमें ज्यादा देर तक अव्वल खान की वापसी का इंतजार नहीं करना पड़ा। वो बमुश्किल आधे घंटे में लौट आया। मुझे ज्यादा लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ी। उसने आते ही मुसरत आमेज लहजे में बताया। घर से निकलकर मैं सिविक सेंटर के सामने पुलिस लाइन में चला गया। वहां मुझे एक डीएसपी मिल गया जिसने सारा मसला हल कर दिया। राजा को वाकया इतना अहम था कि हर जिम्मेदार पुलिस अफसर को जुबानी याद होगा। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया। वो वाकया सईदाबाद के इलाके में पेश आया था। राजा का ठिकाना भी वही है। अव्वल खान ने इंकिशाफ किया। तो देर किस बात की है, अपने स्ट्राइक यूनिट को रवानगी का हुक्म दे दो। मैंने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा। यह नेक काम मैंने रास्ते में मोबाइल फोन पर कर लिया था। वो लोग हसन स्क्वायर के चौराहे से इब्न सीना रोड पर मुड़कर हमारा इंतजार करेंगे। अब तुम रवानगी की तैयारी करो। कहाँ रवानगी की तैयारी हो रही है? वीरा की नींद से बोझल आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसने शब ख्वाबी के कपड़ों पर ढीला सा गाउन पहना हुआ था। नींद के खुमार से उसकी आंखें सुर्ख और मुतवर्रम हो रही थी, लेकिन उसने अपने बाल संवारे हुए थे। तुम तो मुर्दों से शर्त लगाकर सोई हुई थी।
अचानक कहां से नाजिल हो गई? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। मैं मरी नहीं थी, सोई हुई थी। मेरी आंख घंटी की आवाज सुनकर खुली थी। अभी कौन आया था? आना जाना किसको था? हम तीनों यहां बैठे गपशप कर रहे हैं, तुम्हारे कान बजे होंगे, सुल्तान शाह ने बेनियाजी से कहा। इस वक्त वो वीरा को घिसने के मूड में नजर आ रहा था। मैंने इनकी बातों में मुदाखलत जरूरी नहीं समझी। मैं इतनी मदहोशी की नींद नहीं सोती। वीरा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, सच से बताओ कि कौन आया था? जिस घर में एक औरत शराब पीती हो वहां रहमत का फरिश्ते भी नहीं आ सकते, यहां और कौन आता? तुम कहीं गए हुए थे? इस बार वीरा ने बराह रास्त अव्वल खान से सवाल किया। उसे सुल्तान शाह के तबसरे को यकसर नजरअंदाज कर दिया था। वो इन दोनों के बहस में फरीक नहीं था, इनकार नहीं कर सका। तुम खड़ी हुई क्यों हो? आराम से बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। वीरा ने हल्की सी फाजियाना मुस्कुराहट से सुल्तान शाह की तरफ देखा और सोफे पर आन बैठी। अपनी निशिस्त दुरुस्त करके उसने एक सिगरेट सुलगाई, नतनों से उसका धुआं खारिज करते हुए वाल कलाक पर नजर डाली, फिर सुल्तान शाह से बोली, इस वक्त सुबह के 3:30 बज रहे हैं और तुम मिर्चें चबा रहे हो। मैं फिक्रमंद हूं कि रात के खाने में तुमने क्या बेएतदाली की थी, किसके असरात अब तक बाकी हैं। तुम्हें देख लेने के बाद शायद में भी मिर्चों का मजा आने लगता है। वो बोला, बस मिर्चें जबाते रहो, इनके असरात मेदे के रास्ते दूर तक पहुंचेंगे। वीरा ने बेअतनाई से कहकर अपना रुख दोबारा अव्वल खान की तरफ फेर लिया। ये बताओ कि इतनी सुबह तुम कहां रवाना होने का प्रोग्राम बना रहे थे? अव्वल खान ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैं नरमी से कहा, चोपड़ा के एक राब्ते का सुराग मिल गया है। इस वक्त हम राजा नामी एक बदमाश के अड्डे पर धावा बोलने जा रहे हैं। मुझे शुबह है कि जोशी को उसी के आदमी उठा कर ले गए होंगे। वीरा को इन वाकयात के सर पैर का इल्म नहीं था, इसलिए उसने कदरे हैरत से पूछा, रात अव्वल खान को जोशी को पकड़ने में कामयाबी नहीं हुई? जोशी हाथ आ गया होता तो इस वक्त हम यहां बैठे अपना सर न कपा रहे होते। सुल्तान शाह ने चिड़चिड़ा लहजे में कहा, पता नहीं तुम्हारी आंख क्यों खुल गई। अब तुम्हें शुरू से आखिर तक पूरी राम लीला सुनाई जाएगी। वहां पहले से कुछ मुसल्ला आदमी छुपे हुए थे। अव्वल खान ने मुदाखलत करते हुए कहा। हमारे पहुंचने का अंदाजा लगाते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वो जोशी को उठा ले गए या फिर वो खुद ही डर कर इनके साथ भाग गया। ऐसी वीरा होंठ सुकेड़ कर बेसाख्ता बोली, फरार और अगवा में बहुत फर्क है, मगर एक बात साफ जाहिर है कि चोपड़ा के लिए जोशी बहुत अहम आदमी है। उसे तुमसे बचाने के लिए उसने खासा ड्रामाई कदम उठाया है। वो समझ रहा है कि इन हरकतों के जरिए बच जाएगा, मगर वो अपनी निजात की राहें खुद मसदूद कर रहा है। अव्वल खान बोला, क्या यह मुमकिन है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? वीरा ने खिलाफे मामूल नरमी से पूछा। चल सकती हो, मैंने जवाब दिया, मगर बेहतर यह होगा कि तुम घर पर रहो, यहाँ गजाला अकेली रह जाएगी। ओह, तो क्या सुल्तान शाह तुम्हारे साथ जा रहा है? उसने चौंक कर पूछा। यह हमारी पूरी मंसूबाबंदी में शरीक है। अव्वल खान की स्ट्राइक फोर्स के साथ इसे भी होना चाहिए। अगर कोई स्ट्राइक फोर्स भी तुम दोनों के साथ है तो सुल्तान शाह का जाना गैर जरूरी है। वीरा ने अपना फैसला सुना दिया। मुझसे तुम्हें क्या चिढ़ है जो मुझे जाने से रोक रही हो? सुल्तान शाह ने भड़क कर पूछा। चिढ़ नहीं, लगाओ है। वीरा ने मुस्कुरा कर उसे आंख मारी। गजाला गहरी नींद सो रही है और वो देर तक सोती रहेगी। मेरी नींद पूरी हो चुकी है, मैं अकेली बैठी बोर होती रहूंगी। तुम होगे तो मेरा दिल लगा रहेगा। मैं तुम्हारा मसाहिब तो नहीं हूं, क्या तुमने मुझे अपना खिलौना समझा हुआ है? सुल्तान शाह ने तिरक कर कहा। इसमें कोई बुराई नहीं है, अव्वल खान ने दखल देते हुए कहा। एक से दो आदमी होते हैं तो दोनों का दिल लगा रहता है। मेरा ख्याल है कि तुम रुक जाओ, इस बहस में हमें देर हो रही है। स्ट्राइक फोर्स तयशुदा पॉइंट पर पहुंच चुकी होगी। यह मेरे साथ सरासर ज्यादती है। सुल्तान शाह ने बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मजबूरी है, मैंने अपने शाने उचका के बेपरवाही से जवाब दिया। यह अव्वल खान का मुखलिसाना मशवरा है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। सुल्तान शाह दबी जुबान से एहतजाज करता रहा, लेकिन बात तय हो चुकी थी। उसके एहतजाज का एक सबब यह भी था कि हमारे दरमियान कुछ देर पहले उसके और वीरा के नाजुक मरासिम के बारे में गुफ्तगू होती रही थी। वो वीरा की फरमाइश के सामने सफर डालने को अपनी सुबकी महसूस कर रहा था। स्ट्राइक फोर्स की शमूलियत की वजह से हमें किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं थी। जरूरत के अहम हथियार हर वक्त अव्वल खान की जेब में मौजूद रहते थे। अव्वल खान से तोहफे में मिली हुई खतरनाक अंगूठियां हर वक्त मेरी उंगलियों में पड़ी रहती थीं। मैं फौरी तौर पर अव्वल खान के साथ घर से निकल खड़ा हुआ। हमें दूर रहकर पूरे ऑपरेशन की कमान करनी है। अव्वल खान ने गाड़ी में अपनी नशिस्त संभालने के बाद मुझे ब्रीफ किया। सारी अमली कार्रवाई स्ट्राइक यूनिट वाले करेंगे। क्या वो राजा के अड्डे से वाकिफ हैं? मैंने उससे पूछा। अव्वल खान ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए नफी में जवाब दिया। मैंने जो कुछ समझा है उसकी रोशनी में वो इमारत आसानी से पहचान ली जाएगी। उसकी निशानदेही का फरीजा मुझे अदा करना होगा। आगे का काम मेरे जवान संभाल लेंगे। इनसे हमारा राब्ता कैसे रहेगा? मेरे ज़हन में अमली सवालात तेजी से सर उभार रहे थे। अव्वल खान ने डैशबोर्ड से एक ऑपरेटस निकालकर मेरी गोद में डाल दिया। यह T3 ऑपरेटस 7 से 10 किलोमीटर की रेंज में जबरदस्त काम करता है।
हम सब ईगल के नाम से एक दूसरे को पहचानेंगे। हर ईगल का नंबर मुख्तलिफ होगा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अव्वल खान जरा सी देर में रहायशी गलियों को पीछे छोड़कर अपनी जीप को यूनिवर्सिटी रोड पर ले आया, जो इस वक्त दूर दूर तक सुनसान पड़ी हुई थी। चंद सानियों में हम हसन स्क्वायर पहुंच गए। ट्रैफिक सिग्नल बंद था, लेकिन रास्ता साफ था। इस चौराहे से दाहिनी तरफ घूमते ही मुझे फौजी तर्ज की वो 3 गाड़ियां नजर आ गईं, जो लियाकताबाद की समत में मुंह किए सड़क के बाएं किनारे के साथ खड़ी हुई थी। एसटीएफ वालों की उकाबी नजरों ने अपने चीफ की गाड़ी दूर ही से पहचान ली। हमारे करीब पहुंचने से पहले चुस्त कपड़ों में मलबूस 10 मुसल्ला और चाको चौबंद अफराद इन 3 गाड़ियों से निकलकर 2 सफों में खड़े हो चुके थे। अव्वल खान जीप का इंजन बंद करके जूं ही नीचे उतरा, पुख्ता फुटपाथ इन 10 लोगों के जूतों की हम आवाज धमक से गूंज उठा। एक इनके जूतों के तले रबर के ना होते तो इनके नीम फौजी सलाम की गूंज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनी जाती। अव्वल खान ने मुझे गाड़ी से उतरने की दावत नहीं दी थी, इसलिए मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। वो करीब जाकर अपने दोनों हाथों की मदद से अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था। ये बात 12 मेरे तजर्बे में आ चुकी थी कि स्पेशल टास्क फोर्स सख्ती के साथ फौजी डिसिप्लिन पर कारबंद थी। सीनियर की हदायत पर आंखें बंद करके अमल करना हर जूनियर अपना फर्ज तसव्वुर करता था। अव्वल खान को अपनी बात इनके ज़हनों में बिठाने में ज्यादा देर नहीं लगी। जरा सी देर में वो इनसे फारिग होकर वापस आ गया। इस बार अव्वल खान ने अपनी गाड़ी आगे निकाल ली थी। इसके स्ट्राइक यूनिट की तीनों गाड़ियां उसकी तकलीद कर रही थीं। लियाकताबाद 10 नंबर और पेट्रोल पंप के बड़े चौराहे को अबूर करता हुआ वो कारवान नाजमा आबाद से गुजरकर साइट के इलाके में दाखिल हो गया, जहां की फिजा में शबीना कारखानों में चलने वाली मशीनों की गूंज रची हुई थी। शहर के मकीन सुबह के इन अवलीन लम्हात में गहरी नींद सोए हुए थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए नान शबीना कमाने के आरजूमंद मजदूरों ने कारखानों को आबाद रखा हुआ था, जहां से हासिल होने वाली पैदावार मुल्क की शहरत को कुव्वत नमू फराहम करती है। साइड की तवील और सीधी सड़क पर सफर करते हुए हम शेर शाह के इलाके से दाहिनी तरफ मुड़ गए। वो रास्ता मुहाजिर कैंप और साइदा आबाद से होता हुआ हब और फिर आगे चला जाता था। दिन में इस सड़क पर गुडानी के शिप ब्रेकिंग यार्ड से स्क्रैप लाने वाले ट्रकों का तांता बना रहता है, मगर इस वक्त वो सड़क बिल्कुल खाली थी। यहाँ से सईदा आबाद का इलाका शुरू हो गया। अव्वल खान ने सड़क के किनारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का बोर्ड देखकर मुझे आगाह किया। मैं इस दिलजोई के लिए हुनकारा भरकर रह गया। वो इलाका हमारे लिए नया नहीं था। यह और बात थी कि वक्त गुजरने के साथ वहाँ काफी तब्दीलियां रुनमा हो गई हूँ। कुछ दूर निकलने के बाद अव्वल खान ने अपनी गाड़ी दाहिनी तरफ एक कुशादा सड़क पर मोड़ दी। कुछ फासले पर एक और मोड़ घूमने पर हम एक मैदान के करीब जा निकले। मैदान की दीवार के साथ एक माकूल सड़क नजर आ रही थी। सड़क के दूसरे किनारे पर मैदान के मुतवाजी मकानों की कितार थी। खुले रास्तों से इस इलाके में आते ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि चारों गाड़ियों के इंजनों की भारी आवाजें इस इलाके का सुकून गारत कर सकती थी।